काफ़ी अच्छा लगता है आपको जब भी मैं देखता हूँ। आई फील वेरी गुड। जो भी आपके किरदार है, एंड स्पेशली आई ऑलवेज टेल यू माय मॉम इज योर वेरी बिग फैन। व्हेनेवर ही सीज अनुपमा, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट योर रोल इन अनुपमा इज वेरी गुड। मैं देखता हूँ अब रियल लाइफ में भी आई हैव सीन यू, रियल लाइफ आल्सो सीन यू, द पीपल लव्स योर कैरेक्टर। वनराज शाह की मैं बात करूँ, वनराज शाह को इतना प्यार मिलता है, एंड इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years, एंड द क्वालिटी इन द वनराज शाह, द यंग वनराज शाह, द मिड एज वनराज शाह, एंड ओटीटी में भी आए थे, उसमें भी एक अलग किरदार था वनराज शाह का। टेल अस समथिंग अबाउट वनराज शाह। There is something about Vanraj Shah, surely, or probably that something about Vanraj Shah was the reason for me to also sort of say yes to this show, because मुझे राजन ने शुरू में बोल दिया था कि ये पहला ऐसा ग्रे कैरेक्टर होगा जो शो का हीरो है। अदरवाइज टेलीविजन में बहुत ही टिपिकल जो हीरोज़ होते हैं वो एकदम गुड बॉयज एंड टू गुड टू बी ट्रू वाला होता है, बट ये पहला ऐसा हीरो होगा जो ग्रे होगा, जो थोड़ा सा उसमें नेगेटिव स्ट्रीक होगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और जब मुझे कैरेक्टर का वन लाइन सुनाया था तो मुझे लगा कि बॉस ये कैरेक्टर जो है ना, ये कैरेक्टर आइकॉनिक बन सकता है। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और आज 2.5 साल के बाद अगर आप देखो तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो कभी भी किसी को बोर नहीं होने देगा, क्योंकि ये कब क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, या क्या कर सकता है, ये कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कब इसका मूड स्विंग हो जाए, कब ये एकदम से पलटी मार दे, कब एकदम से गुस्सा हो जाए, या कब एकदम बच्चा बन जाए अपने माँ बाप के आगे, पता नहीं रहता है। तो ये जो उसके कैरेक्टर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यही इस कैरेक्टर को इतना यूनिक बनाती है, एंड दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज़ डिफरेंट, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ आज तक ना तो मैं ये प्ले करते हुए बोर हुआ हूँ, ना ऑडियंस देखते हुए बोर हुआ। yes. पर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है वनराज शाह और सुधांशु जी की सिमिलर है, रियल और रियल कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको लगता है? वनराज के और सुधांशु की एक सिमिलरिटी है सबसे बड़ी, वो ये है कि दोनों फैमिली मैन है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो दैट इज़ वन थिंग वेरी वेरी सिमिलर बिटवीन वनराज शाह एंड सुधांशु पांडे, दैट बोथ आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू द फैमिली। Yes, and once you go home, so what are the response from the family members के आपका किरदार के बारे में? Do you like say something about the work you have done? आज हमने ये काम किया, you are going to see the change in me, और एक नया किरदार ऐसा do you discuss? एक्चुअली मेरे घर पे मेरा काम नहीं देखते लोग टेलीविज़न शोज़ बहुत रेयरली, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं देखते हैं, बिकॉज दे आर आइदर माई यंगर सन इज़ बिजी विद स्टडीज़, द ओल्डर वन इज़ बिजी ट्रेनिंग हिमसेल्फ फॉर अदर थिंग्स, और मेरी वाइफ जो है वो कभी कभी देखती हैं, कभी नहीं देखती हैं। तो बहुत रेगुलर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे ऐसा कहीं से 2-4 मैसेजेस आ जाते हैं कि अरे आपका वो सीन बड़ा अच्छा था, वो सीन बड़ा अच्छा था, तो मैं स्पेसिफिकली वो सीन लगा के देखता हूँ कि अच्छा कैसा आया है, तो देख के अच्छा लगता है, खुश होता हूँ मैं कि अच्छा चलो लोगों को पसंद आया जो मैंने किया है। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सीन जो मैंने परफॉर्म किया हो, जो मुझे लगता था कि ऑन पेपर जैसा था, मैंने उससे बिल्कुल ही अलग किया है उसको, एक अलग अपना उसको एज दिया मैंने, तो मैं स्पेसिफिकली वो सीन देखता हूँ कि हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट, बिकॉज फॉर मी इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। You know, playing Vanraj Shah is not just about playing Vanraj Shah, it is also about exploring a mind into directions that I have not delved into. तो मैं अपने माइंड को एक्सप्लोर करता रहता हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, क्या नया दे सकता हूँ एज एन एक्टर, क्या हाउ कैन आई एग्जीक्यूट दिस कैरेक्टर मोर डिफरेंटली और मोर इंटरेस्टिंगली। तो उसको मैं देखता हूँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड मे बी लर्न और मे बी अनलर्न, कि मुझे आगे क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीख जाता हूँ। एंड अनुपमा की मैं बात करूँ, अनुपमा सीरियल की मैं बात करूँ, स्पेशली मेकर्स और राजन शाही की मैं बात करूँ,
जिस तरह की सीख देते हैं लोगों को, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि अनुपमा जी की जो सेकंड मैरिज है उसमें भी एक सीख थी कि गर्ल शुड गेट द राइट टू गेट सेकंड मैरिज है। काफी लोग की सीख, और इस तरह की काफी कुछ आए हमने देखा। जब ओटीटी में भी आया तो जो फ्लैशबैक की स्टोरी थी वो बताई हमें। तो इस तरह की सीख आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो व्हाट डू यू डिस्कस with the makers about the script and all, and how do you feel इतनी सारी जो learning lessons मिलते हैं लोगों को, learning lessons मिलते हैं अनुपमा से, so how do you deal with all those things? आपने दो सवाल पूछे हैं। Yes. एक तो ये कि जो सीख मिलती है उसके बारे में क्या है, दूसरा कि मैं डिस्कस करता हूँ जब Yes, बड़े the two questions. तो पहला तो ये कि डेफिनेटली यस, राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब by writing down stuff in such a way that we are able to as actors, हम लोग अपने परफॉर्मेंसेस से थ्रू अच्छे मैसेजेस जो सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकें, लोगों की मानसिकता को चेंज कर सकें, जो यंग वल्नरेबल माइंड है बच्चों का या ग्रोइंग अप जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनके दिमाग को एक अच्छा इन्फ्लुएंस दे सकें, एक अच्छी दिशा में ले जा सकें। बिकॉज we have repeatedly shown our culture in the show, and what is the beauty of our culture and how we celebrate the festivals. और हर बार जब कोई त्योहार होता है तो किस तरह से the whole family comes together and forgets about everything that is going on but comes together to celebrate those special moments. And ये सब वो चीज़ें जो हर परिवार को याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, बिकॉज इन दी एंड फैमिली तो फैमिली होती है, एंड यू शुड नॉट मिस योर स्पेशल मोमेंट्स, द स्पेशल डेज, फेस्टिवल्स हैं, बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, या जो हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें हम कोई सोशल मैसेज दे सकें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे कैसे ध्यान देना चाहिए, या बच्चों को बात करना बड़ों से आना चाहिए, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे छोटों से पेश आना चाहिए, हर तरह की चीज़ हम लोगों ने उसमें पोर्ट्रे की है और हम लोग रेगुलरली करते आ रहे हैं। और वो इसके लिए मैं आई वुड थैंक द राइटर्स एंड द प्रोड्यूसर्स टू बी कॉन्स्टेंटली गिविंग आउट अ गुड मैसेज टू द सोसाइटी। सेकेंड, हाँ, जब कुछ बड़ा होता है, कोई बड़ा चेंज होता है या बड़ी कोई कहानी आती है, तो जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज़ में हमने, मेरा एकदम अलग लुक था, मैं यंग था, उसमें 18 साल पुरानी कहानी दिखाई गई, तो उसके लिए यस देयर आर क्रिएटिव डिस्कशंस। और ऐसा नहीं कि क्रिएटिव डिस्कशन अदरवाइज नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लिख के आती हैं जिसमें मुझे कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो मैं क्रिएटिव्स के साथ बैठता हूँ, डायरेक्टर से बात करता हूँ, और जो हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं उसके हिसाब से उसको करेक्ट भी करते हैं या चेंज करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राइटर कुछ चीज़ें लिख जाते हैं और वो अपने हिसाब से लिखते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये, तो शायद इसका जो मीनिंग है या इम्पैक्ट है वो अलग किस्म से पड़ेगा, तो मैं उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसको टोन डाउन करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है, तो हम लोग क्रिएटिव डिस्कशंस करते हैं, बातचीत होती है, एंड व्हेन वी म्यूचुअली एग्री अपॉन समथिंग देन वी टेक इट फॉरवर्ड। ओटीटी की मैं बात करूँ, नाउ हॉटस्टार हमेशा व्हेनेवर यू वांट यू कैन सी द अनुपमा। एक जो फर्क आया है, जब हम आज से 15 साल या 10 साल बैक पीछे चले गए, तो यू हैव दिस 9:30 बजे रिपीट 11 बजे एंड देन द फ्रेश शो, एंड नाउ कभी भी you can switch on the TV, you can see the Hotstar अनुपमा, and हमेशा मैं देखता हूँ जब भी Hotstar ऑन करे, when we scroll down the first जो सजेशन रहता है वो अनुपमा रहता है, और काफी लोगों को रहता है। वो जो फर्क आया है, OTT का फर्क, OTT पे भी गया, ये जो चेंज आया है OTT का, कितना लगता है आपको कि कितना फर्क एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मेकर्स, ये जितने भी लोगों की फर्क कितना दिखा है, डिफरेंस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न की ऑडियंस अलग है और ओटीटी की ऑडियंस अलग है। टेलीविज़न एक मिडिल क्लास मीडियम है और हम सब उसी मिडिल क्लास से आते हैं। yes. हमारी सबकी पैदाइश, परवरिश उसी मिडिल क्लास में हुई,
इंडिया का मिडिल क्लास जो है इट्स द लार्जेस्ट Yes. सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और यही मिडिल क्लास है जो हमारी देश की संस्कृति को, संस्कारों को संभालता भी है और आगे पास ऑन भी करता है। तो हमारे मिडिल क्लास को केटर करने वाला टेलीविज़न है, और इसीलिए टेलीविज़न इतना सक्सेसफुल है, और टेलीविज़न से बड़ा कोई मीडियम नहीं हो सकता है। फिल्म्स का अपना एक ऑडियंस होता है, बहुत वो लार्जर देन लाइफ है, बट ये एक वो चीज़ है जो दाल रोटी की तरह है, जो इंसान को रोज़ चाहिए। Yes. ये स्टेपल फूड है, ये स्टेपल डाइट है। फिल्म्स या ओटीटी जो है, ये वो डाइट है जो आप वीकेंड्स पे अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, Yes. बट वो खाना आप रोज़ नहीं खा सकते। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेलीविज़न एंड ओटीटी। रही बात टेलीविज़न शोज़ की, जो ओटीटी पे आ गए हैं, वो भी उसी ऑडियंस को केटर कर रहा है जो टेलीविज़न देख रहा है। जो लोग टेलीविज़न नहीं देख पाते या उनको टाइम नहीं मिल रहा है, वो लोग सुबह देख लेते हैं, या जिनको इतना एक्साइटमेंट रहता है कि यार आज सुबह एपिसोड आएगा तो पहले मैं देखूंगा, Yes. तो वो लोग सुबह उठ के देख लेते हैं और फिर शाम को फिर से रिपीट देखते हैं। सो it's a different audience altogether. OTT, otherwise the OTT shows, जो web shows हैं, they cater to a very separate, very different audience, which could be also watching television but not necessarily watching television. It's a different audience altogether. And मैं बात करूँ, you started your modeling career at the age of 18, correct? 19. 19. Then you did 3 movies with none other than Akshay Kumar sir, and then television. इस दौरान कभी बीच में ऐसा लगा कि you can also do reality shows? Because why I am asking this question, because I have seen many television actors doing reality shows, especially Big Boss. मैं बिग बॉस से शुरुआत करूँगा कि कभी आपको लगा कि you should do reality shows, something like Big Boss? देखिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, a lot of people may not like it, but I want to say it, that it has been over 2 decades since I have been working. Yes. मैं इंडिया के वन ऑफ द टॉप नेम्स एज अ मॉडल भी मेरा नाम था उस टाइम पे इन द टॉप लीग ऑफ मॉडल्स। देन विद अ बैंड ऑफ बॉयज़ यू नो वी वर अ ग्लोबल नेम, और मैंने जो भी फिल्में की हैं, गुड बैड अगली, बट आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द इंडस्ट्री विद द काइंड ऑफ वर्क वट एवर आई हैव डन। And till date, my only hunger is to earn respect Yes. with my work. A show like you mentioned, Big Boss, is not something that somebody like me can be a part of, because I would not want some random guys to come on the same platform as I have. Yes. जो जिन्होंने काम किया भी हो या नहीं भी किया हो, या कोई भी कहीं से भी उठ के आएगा, and just because they are in the same premise as me, tomorrow they can speak to me badly because that is the format of the show. Yes. Tomorrow they can maybe abuse me or talk to me disrespectfully because that is the format of the show. Yes. Right? So I am not cut out for that. I don't need it. I don't need to be a part of that. So I personally feel that even if I have to do very small work in my life, I would do it, but I would never become a part of a show like a Big Boss, because that has got to do with my self-respect and dignity, which I would never lose at the cost of creating entertainment for somebody else. So that is something that I'm not cut out for. Yes. And lastly, before ending of this conversation, what would you like to say to your fans who has loved you so much, especially the moms? I'll pick my mom also. Tell us something about your fans, a message to your fans. The message to my fans is very simple. आप लोग हैं तो हम हैं या मैं हूँ, आप लोगों का प्यार है तो मुझे इंस्पिरेशन है, और आप लोग जब तक प्यार देते रहेंगे तब तक मेरे जैसा एक्टर काम करता रहेगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी करना तभी पॉसिबल है जब आप लोग का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मुझ तक आता रहेगा। सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हसन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ऑसम ट्रेलर है, एंड जिस तरह से मुझे देखने को मिला बहुत
बहुत सारे हिस्ट्री के ऊपर भी बेस्ड है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस राहुल जी? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। ताज में जो मुझे खासियत लगा कि मुग़ल एम्पायर में के बारे में, मुग़ल सल्तनत के बारे में, हमारे जो सारे एम्परर्स हैं उनके आधार पे कितने कहानियाँ, कितने सीरीज़, कितने फिल्म्स हम देख चुके हैं लगभग 70-80 साल से। लेकिन ताज के जो लेखक हैं उनका जो नज़रिया है इसी पीरियड देखने में, वो थोड़ा सा अलग था। अकबर के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता था। मेरा जो किरदार है मिर्ज़ा हाकिम, कभी मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा कि कोई एक ऐसा बंदा था मिर्ज़ा हाकिम जो अकबर का सौतेला भाई था, किसी को पता नहीं है। जो अभी तक जितने मिथोलॉजिकल या सीरीज़ या फिल्म्स बने हैं उसमें मिर्ज़ा हाकिम है ही नहीं। तो जब मुझे कहा गया कि दे वांट यू टू प्ले मिर्ज़ा हाकिम, मैंने कहा नहीं, कौन है वो he'll be somebody very irrelevant। फिर जब मैंने पढ़ा उनका जो वर्जन है उसमें मिर्ज़ा हाकिम की अहमियत क्या है, हाउ इज़ ही इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी, फिर मुझे लगा कि ये जो पूरा सीरीज़ है उन्होंने लिखा है एक अलग पर्सपेक्टिव से। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। साथ में मुझे सुनने को मिला कि नसीर इज़ गोइंग टू प्ले अकबर एंड देयर इज़ गोइंग टू बी संध्या मृदुल and Aditi, and I said, okay, this sounds like a solid cast. So then of course I read the script and I read the episodes. उसके बाद मैंने फैसला किया। तो तजुर्बा जो था वहाँ से शुरू हुआ, and you know, character is very interesting. मिर्ज़ा हाकिम का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। I'm sure हम बाद में बात करेंगे, लेकिन yeah, this was how it started. इसलिए मेरा हाँ वहाँ से शुरू हुआ था। ईजी डिफ़िकल्ट तब होता है जब आपको एक किरदार के बारे में ये बंदा ऐसा क्यों है उसका जब जवाब मिलता है, फिर आपके लिए आसान हो जाता है। फिर जब आपको यकीन होता है कि हाँ यकीनन अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा होता, जब आपको ये जवाब मिलता है सारी चीज़ें देखने के बाद, देन इट बिकम्स ईजी। किरदार तब मुश्किल होता है जब डायरेक्टर आपको सही जवाब नहीं दे सकता है कि मैं इस सीन में ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो एक्टर बिल्कुल हिल जाता है कि मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो किरदार के बारे में भी, वाई इज़ मिर्ज़ा हाकिम इनसिक्योर, जेलस, अग्रेसिव? क्योंकि वो एम्परर बनना चाहता है, क्योंकि अकबर एम्परर है, क्योंकि अकबर वो जानता है इंसान के तौर में उससे बेहतर है। ये सारे जो इनसिक्योरिटीज़ है और जेलसीज हैं वो मिर्ज़ा हाकिम में बस जाता है, और उसे सिर्फ चाहिए सत्ता, उसे सिर्फ चाहिए पावर। तो पावर के लिए मिर्ज़ा हाकिम कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर किसी ने मुझे ऐसा समझाया किसी किरदार को तो ईजी हो जाता है कि आपको इनसिक्योर होना है, आपको वायलेंट होना है, आपको अग्रेसिव होना है, आपको जेलस होना है। दीज फीलिंग्स आर वेरी नेचुरल। फिर करने में चाहे राहुल बोस इनसिक्योर ना हो या जेलस ना हो या उसका भाई भी ना हो या सत्ता में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि इसलिए ये बंदा ऐसा है, इट बिकम्स वेरी इजी। जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, हम आपकी हिंदी डेब्यू शो कर सकते हैं। वार्म अप मेरा हिंदी वार्म अप डेब्यू। पिक्चर अभी बाकी है, सीरीज शुरू हुआ है। मैंने देखा कि पहली ही पिक्चर अभी, जैसा कि सर ने बोला कि बाकी है, इतने सारे लेजेंड है, राहुल जी लेजेंड, अदिति राव है, तो और भी कई सारे लोग हैं। तो जब आपको बताया गया कि इतने सारे लोगों के साथ में काम करना है, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? एंड पहले तो के साथ में सर पहले तो मेरी फट गई थी, मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। सॉरी फॉर द क्रूड लैंग्वेज, बट दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ। क्योंकि जब मुझे पहली बार ताज ऑफर हुआ तब मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया,
सिर्फ कहा गया कि आपको राहुल बोस का बेटा बनना है, आपको नसीरुद्दीन शाह का भांजा बनना है, और ये बाकी जो सारे दिग्गज है ये लोग हैं आपकी स्टार कास्ट में आपके साथ। तो मैंने सोचा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। पर जब मैं सेट पे गया तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं थोड़ा डर गया था। मैं थोड़ा सहमा हुआ था पहले 2 दिन सेट पे, पर चाहे वो राहुल सर हो या नसीर सर हो, उन्होंने मेरे तरफ इतनी काइंडनेस से वो पेश आए और उन्होंने मेरी इतनी सहायता की, मेरी इतनी मदद की कि फिर मुझे लगा कि जिन लोगों को मैं देखते आया हूँ बचपन से, वो तो सारे अब मेरे दोस्त हैं। अब मैं व्हाट्सएप पे राहुल सर को हेलो बोल सकता हूँ, मैं नसीर सर को हाय बोल सकता हूँ टेक्स्ट मैसेज पे। तो वो लेवल ऑफ कंफर्ट हो गया था। और जब वो लेवल ऑफ कंफर्ट एक सीनियर एक्टर और एक न्यू कमर के लिए हो जाता है, स्पेशली मैंने कभी इंडिया में काम नहीं किया, मेरी जो एक्टिंग की ट्रेनिंग है सारी न्यूयॉर्क से है, मैंने पढ़ाई वहाँ से की है, हालांकि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, पर कल्चरली ये रोल भी काफ़ी डिफरेंट था मेरे से। मैं साउथ बॉम्बे का रहने वाला एक लड़का हूँ, तो इन सारे चीज़ों के बीच में जब राहुल सर थे, नसीर सर थे, इन सारे लेजेंड्स जैसे आपने कहा, उनके साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो आप थोड़े डर जाते हो। पर जब वो इतने अच्छे से और इतने काइंडनेस से और इतने अपने दिल को एकदम मतलब खोल कर और इतने अच्छे से आपके साथ काम करते, आपकी मदद करते, तो आई थिंक इट्स जस्ट टू इजी देन। मैं ये कहूँगा, कभी जब मैं 25 साल का था, जब मैंने इंग्लिश ऑगस्ट की, कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक्टर ने किसी एक्टर को सताया है। कभी किसी ने मुझे सताया नहीं, ना ही अपने को बड़ा समझ के मुझे बुली किया या मेरा मजाक उड़ाया, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक्टर दूसरे एक्टर को नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि एक दिन मैं इस रास्ते से गुजरा था और कल को पता नहीं मेरा क्या होगा। तो एक्टर्स ट्रीट अदर एक्टर्स विथ अ लॉट ऑफ लव। अगर उस एक्टर में नेकी है, वो नेक है, वो एक्टर बनना चाहता है, एक्टर वो सिर्फ तलवार नहीं चलाना चाहता है, वो हर 2 सेकंड पे ये नहीं देख रहा है कि उसका प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, वो मतलब डूब गया है अपने रोल में। ज़रूर अपने आप देखो, मिरर में अपने आप को देखो, आपका हेयर होना चाहिए, ठीक, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ऑब्सेसिवली नहीं। टू डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ अ मोमेंट। अब यहाँ पे बैठे हैं, इस मोमेंट का ट्रूथ क्या है? इस मोमेंट का ट्रूथ है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। अगर हम इसमें नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा? अगर हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? कोई नहीं देखेगा आपका। तो वो जो ट्रूथ है, हर्षिल मेरे पास आता था कि आज सर ये सीन है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ऐसा करूँ, क्या ये ज़्यादा होगा? तो मैं कहता था नहीं, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँ, ऐसे ये थोड़ा ज़्यादा होगा मुझे लग रहा है। तो हम डिस्कस करते थे। अब जब एक बंदा आता है अपने कमरे में ये पूछने के लिए कि हाउ कैन वी डिस्कवर द ट्रूथ ऑफ द सीन, ना कौन कहेगा? और प्यार के बिना और क्या रास्ता है उस वक्त, क्योंकि इट इज़ अ ब्यूटिफुल मोमेंट, 2 actors are discussing, director is busy with 20 other actors and 2 actors are discussing how to make this moment better. तो इसमें तो वो है। और हर्षिल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो he's tall, he's good looking, I mean he should be a leading man. लीडिंग मैन में अब चाहे वो मिशन इम्पॉसिबल करे या चाहे वो इंग्लिश ऑगस्ट या जापानीज वाइफ करे, वो चॉइसेस उसके हैं, लेकिन टू बी ए लीडिंग मैन यू कैन बी टॉल एंड गुड लुकिंग, उसमें टैलेंट है, हुनर है, बट यू ऑल्सो हैव टू बी पैशनेट अबाउट एक्टिंग, पैशनेट अबाउट दैट मोमेंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस बॉय हैज इट डेफिनेटली. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वार्म अप है. हर्षिल्स real career will start properly after this, and that you should watch out for, because no, it's the truth. नियत सही है, चाह सही है, जो भी preparation के लिए एक बनना है वो सब है उसमें. So now he just has to work hard, that's all. जो वैसे लाइव कमेंट्स, लाइव तारीफ होती है आपकी, लाइव गुड, क्या लुकिंग गुड, टॉल एंड जिस तरह की भी फिल्में करें, टैलेंट है, तो कैसे आप व्हाट्स योर रिएक्शन
You just have to work hard. I don't have a reaction, sir. अब मेरी शक्ल देखो सर, मेरे I can't react because he's been so kind to me, and in fact मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि he's like a mentor to me off the set as well. And जब ऐसे talented actors आपको सहारा देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको बस सुनना है, इस मोमेंट में जीना है जैसे सर कह रहे हैं, और उसे एक्सेप्ट करना है और देखना है कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो अपने आप को. और आई डोंट लेट इट गेट टू माई हेड, बट आई डू लेट इट गेट टू माई हार्ट बिकॉज आई नो ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ ऑनेस्ट प्लेस. तो बस यही है, और मैं थोड़ा शर्माता हूँ. मेहनत तो सबको करना पड़ता है, चाहे आप डॉक्टर हो या सफाई करते हो या रग्बी खेलते हो या एक्टर हो, मेहनत तो सभी को करना पड़ता है. तो इसमें दो राय नहीं है. अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो शायद चंद घंटों के लिए उसकी किस्मत शायद जाग उठे, लेकिन 30 साल के लिए नहीं. यू हैव टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क, नो मैटर हाउ गुड यू आर. सो दैट इज द ओनली थिंग that this boy should never forget. Nothing. If something comes easy, work harder. You should. That's the only thing I can only advice I can give you. And राहुल जी, जो जिस तरह का आपका किरदार है मिर्जा हाकिम का, जो जैसा कि आपने ये बताया, हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है कि उसे सिर्फ सत्ता की लागत है. एंड अगर मैं देखूँ तो आज वो हमारे टाइम से अभी तक चला आ रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखो, जब इलेक्शन आता तो ऐसा लगता है इन्हें ही पार्टीज चाहिए, इन्हें ही जीत विक्ट्री चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं चला है. तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? एंड देखिए, एक किस्म का एक इंसान है जो यश से फिदा होता है, फेम. एक किस्म का इंसान है जो सत्ते से बिल्कुल उसका लगाव होता है, पावर. और तीसरा इंसान ऐसा होता है जिसको पैसों से बहुत लगाव है. वेल्थ, पावर एंड फेम, दीज आर 3 ग्रेटेस्ट ड्राइवर्स ऑफ ह्यूमन एम्बिशन. कई में मिक्स होता है, मुझे थोड़े से पैसे, थोड़ा सा फेम, बहुत सा पावर. कई कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा पावर लेकिन पैसा बहुत चाहिए. पैसे से जितना पावर मुझे मिलता है उससे मैं खुश हूं. तो आपको बहुत जल्दी ये सोचना पड़ता है कि आपको इन तीनों में सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन सा क्वालिटी करता है. जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आई एम इंटरेस्टेड मोस्ट इन बीइंग फेमस, इन हैविंग फेम, कि लोग मुझे देखकर कहेंगे कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. ये मुझे चाहिए. मुझे पैसों से नहीं लगाव है, ना ही सत्ते से. तो मिर्ज़ा हाकिम जो है उसे यश या पैसों से कोई लगाव नहीं है. ही ओनली वॉन्ट्स पावर. और पावर के लिए अगर कल को कोई कहेगा कि पावर के लिए आपको नाचना है तो वो नाचने लगेगा. अगर कोई कहेगा कि पावर के लिए आपको अपनी बेटी को की कत्ल करना है, वो करेगा. वो पावर के लिए कुछ भी करेगा. तो एक आसान सा बन जाता है जब ये चाबी मिल जाता है उस लॉक का, कि इस कैरेक्टर का लॉक है जस्ट पावर. अगर आप कुछ कहोगे और मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं सहमत हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक. ऐसे तो लोग हैं आज भी. आप बहुत से यहाँ पे भी जो लोग आपने कहा कि सत्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो ट्यून है वो एक ही पार्टी में 3 घंटों में बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हु इज इन फ्रंट. दैट्स पीपल हु आर ओनली इंटरेस्टेड इन पावर. तो इसलिए मिर्ज़ा हाकिम का जो कैरेक्टर है उसे प्ले करने में मज़ा बहुत आया, क्योंकि नियत तो कभी सीधा नहीं है, टेढ़ा ही है. नहीं